नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर नवीन सोलंकी। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, इस मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अभी हमने 3 कार्यक्रम किए, बड़े ही सफल कार्यक्रम रहे और आप सभी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम रूबरू डॉक्टर समीर कबीर, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी के साथ हैं डॉक्टर समीर कबीर। डॉक्टर समीर कबीर कृपया आएँ। आदाब। आदाब। आदाब अर्ज है सबको। गिरती हुई दीवार के हमदर्द के तमाम दोस्तों को मेरा आदाब। और अचानक से एक शेर याद आ गया है नवीन जी, जी, गिरती हुई दीवार फरमाएँ। के ऊपर। उसे जी, मैं कर देता हूँ, पापा का शेर है, उनको ट्रिब्यूट भी हो जाएगा जी, 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 कि सबकी आंखों में सपने हैं, सबकी जी, आंखों में सपने हैं, जी हाँ, तुझको अब समझाए कौन। सबकी आंखों में क्या बात! सपने हैं, तुझको अब समझाए कौन। बादल ही जब प्यासा हो तो तेरी प्यास बुझाए कौन। क्या बात है, बादल क्या ही बात! जब प्यासा हो तो तेरी प्यास बुझाए प्यास कौन। बुझाए कौन? बात बात नई दीवार की हो तो कोई भी ईंटें चुन देगा। बात क्या नहीं बात! क्या दीवार की बात! हो तो कोई भी ईंटें चुन देगा। गिरती हुई दीवार से लेकिन अपनी पीठ लगाए कौन। तो गिरती हुई दीवार से कोई क्या पीठ नहीं बात है! लगाता, लेकिन अभी यहाँ पे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, जो हम गिरती हुई दीवार के हमदर्द है क्या बात है, क्या और बात है! गिरती हुई दीवार से पीठ लगाने को तैयार है। समीर साहब ने गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो के लिए बहुत ही शानदार शेर पढ़ा और यहाँ पर हमारे साथ रुनीत आर्या साहब आपका स्वागत कर रहे हैं। रुनीत आर्या साहब ने एक जी बहुत ही सफल आदब। कार्यक्रम किया और वो आपका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पे। शुरुआत कर रहा हूँ कुछ 4 पंक्तियों से। जो आज का एक बड़े ही एक मैसेज फ्लैश हो रहा है मेरे पास। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब आप हमारे साथ हैं। जी राष्ट्रीय स्तर के आप कवि हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। आपका स्वागत करते हैं। वाजपेयी जी आपका स्वागत है। कुछ 4 पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। ये मनीष की ये 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ जो हम आज यहाँ करने जा रहे हैं। कुछ तुम कहो, कुछ मैं कहूँ, कुछ शब्द गढ़े हम भावों के। कुछ तुम कहो, कुछ मैं कहूँ, कुछ शब्द गढ़े हम भावों के। प्रेम के हों अरमानों के कुछ, प्रेम के हों अरमानों के कुछ लफ्ज बहें कुछ यादों के। तो आज यहाँ पर जो बात होगी क्या यादों बात। की बात होगी, यादों की बात होगी। और डॉक्टर समीर कबीर एक आज ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें परिचय के मोहताज नहीं हैं और उन्होंने अदबी एक इस दुनिया में एक जाने माने शायर का जो मुकाम आज कायम किया है। इसमें समीर साहब आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आपको गज़ल एक एक तरीके से विरासत में मिली और जी इसके कई बड़े आयाम होंगे, कई कठिनाइयाँ होंगी, कई फ़ायदे होंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द? जी, गजल तो मुझे विरासत में मिली, ये बात तो बिल्कुल। जी, लेकिन क्या होता है कि जब कोई पेड़ बहुत घना और ताकतवर होता है तो लोग जी, बिल्कुल उम्मीद रखते हैं कि उसके फल में उतनी मिठास होना ही होना है। तो जब मैंने इस अदबी दुनिया में कदम रखा जी, तो लोगों ने एक अपना मापदंड, अपना एक मेयार बना के ही रखा था कि ये शाहिद साहब के बेटे हैं जी, तो इनकी शायरी इस ऊंचे दर्जे की होनी जी। चाहिए। और मैं खुशनसीब हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे वो मुकाम अता किया। बहुत कम उम्र में लोग मुझे अदबी रिसालों में प्रिंट करते हैं, जी। लोग गाते हैं स्टेजों पे, और फिल्मों के लिए भी कुछ लिखा है। तो समीर ये बस ऊपर वाले का आश्रय है। डॉक्टर समीर साहब बड़े ही मशहूर शायर हैं। आपकी 3 एल्बम आ चुकी हैं। एक मुझे लगता है सोनी म्यूज़िक ने आमीन करके एक निकाली थी और जी दूसरी एल्बम जो टाइम्स म्यूज़िक द्वारा जिसको निकाला गया था आई थिंक शहर से दूर करके एक है हाँ और बड़ी ही जो फ़ेमस रही, बड़ी प्रसिद्ध रही, जो चर्चा इसकी काफ़ी थी। और जो नज़र चुरा के एक एल्बम है तीसरी जो आई थिंक बेबी अमेरिका द्वारा जिसे निकाला गया निकल। और तीनों ही बड़ी चर्चित रही हैं। आप सभी मुशायरों में आपके नाम के चर्चे हैं और शाहिद कबीर साहब जो आपके वालिद हैं उनका आप पर कितना प्रभाव पड़ा होगा आपकी गज़लों पर मैं ये बात आपसे जानना चाह रहा था। जी देखिए, जो फादर थे मेरे, उन्होंने लगभग 1950 और 51 के आसपास लिखना शुरू किया।
उस वक्त जो हिंदुस्तान में था, प्रोग्रेसिव मूवमेंट खत्म हो चुका था और एक हम कहते हैं जदीद शायरी, मॉडर्न पोएट्री की बुनियाद मॉडर्न डल पोइट्री। जी चुकी थी। मॉडर्न पोएट्री जी जिसमें हम निदा फाजली, जी शहरयार, बशीर बद्र, बशर नवाज और विदर्भ रीजन में हमारे फादर शाहिद कबीर, यानी जी विदर्भ का जो रीजन है उसमें शाहिद कबीर को, हमारे फादर को जदीद गजल का बानी कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है। जी तो मेरे साथ खुशकिस्मती ये रही कि मुझे आ, ऐसे शायरों के साथ उठने बैठने का मौका मिला, क्योंकि घर पे इन लोगों का आना जाना था। और मैं शाहिद कबीर का सबसे छोटा बेटा था, तो मैं भी इनके साथ सफर में रहता था। तो जी काफी कुछ यानी मुझे यहीं से सीखने को मिला, देखने को मिला, इनकी बातें सुनने को मिली। निदा साहब के साथ मैंने वक्त गुजारा है, शहरियार साहब के साथ मैंने वक्त गुजारा है, जगजीत जी के साथ वक्त गुजारा है। तो इनके असरात धीरे धीरे जहन पे घर करते गए और मैं शायरी की तरफ मायल हो गया। मेरी रुचि बढ़ने लगी शायरी की तरफ। तो फिर मैंने अपने एकेडमिक में भी मैंने मैंने पहले ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर किया था, जी लेकिन वो कंप्लीट करने के बाद एकेडमिक में भी मैं इस फील्ड में, आर्ट्स फील्ड में आ गया, बीए एमए और फिर पीएचडी कर डाला पोएट्री से। तो जी इस तरह से डाइवर्जन भी हुआ मेरी सोच और मेरे लगन के हिसाब से। जी। अब कोई उम्मीद है डॉक्टर समीर साहब, हम आपको बता दें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं शुक्रिया और शुक्रिया। आपसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को कि उर्दू और इस साहित्य को आप बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं और आगे लेकर के जाएंगे। जी जी, आपकी नवाजिश। अब कोई उम्मीद है शाहिद न कोई आरजू। जी तो बड़ी जगजीत साहब ने बड़ी ही बड़े सुंदर आवाज में गाया है, अब कोई उम्मीद जी है शाहिद न कोई आरजू। तो मैं कहता हूं कि शाहिद जगजीत साहब की यादों से जुड़ जाती हैं शाहिद साहब की यादें। जी और अब शाहिद, अब आज आज की जो ये शाम है इसके बाद जुड़ जाएंगी शाहिद साहब की यादों के साथ डॉक्टर समीर कबीर जी साहब की यादें। तो ये जी यादों का जी सिलसिला जो है वो जुड़ा रहे और हम सभी इस शाम का एक शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है श्रीमान शैलेंद्र शैल साहब जो कि राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, वो आप जी। महफिल में आ चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं शैल साहब। और डॉक्टर समीर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि अपना एक आप सभी को एक गजल शुरुआत करें। जी शुक्रिया। अब मुझे आपने कहा है कि ये गजल सुनाओ, तो मैं एक गजल सुना देता हूँ। और उसके पहले थोड़ा सी कुछ कह देता हूँ कि मेरे ऊपर जो असरात है वो मॉडर्न पोएट्री, जदीद शायरी हम जो कहते हैं उर्दू में मॉडर्न पोएट्री का है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं किया कहा जा सकता कि कोई भी कवि या शायर किसी एक एक ही। मोमेंट से ही मुतासिर जी रहता है, बल्कि जी वो हालात के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो वो चीज़ मेरे यहाँ भी देखने को मिली है, मेरी शायरी में भी, इवन जी पापा की शायरी में भी देखने को मिली है। वो खुद कहते थे कि जो रिवायती शायरी है वहीं से सारी चीजें निकली है, तो हम उसको भुला नहीं सकते। बिल्कुल। तो एक गजल, मेरा जो एक मजमूए कलाम जिसका भी काम चल रहा है, जिसका नाम रंग है, बहुत जल्दी मंजर आम पे आएगा, उससे ही एक जी गजल सुना देता हूँ कि आके एक बार मेरे यार जरा देख तो ले। आके एक बार मेरे यार जरा देख तो ले, चार अगर खुद भी है बीमार जरा देख तो ले। क्या बात। चार अगर खुद भी है बीमार जरा देख तो ले। दिन गुजरता है तेरे हिज्र में थोड़ा थोड़ा। दिन गुजरता है तेरे हिज्र में, हिज्र मीन्स सेपरेशन, दूरी। सेपरेशन। दिन जी गुजरता है तेरे हिज्र में थोड़ा थोड़ा। गर्दिशे वक्त की ये मार जरा देख तो ले। गर्दिशे वक्त की ये मार जरा देख तो ले। अब भी क्या बात है, क्या महफूज है, अब भी महफूज है आंखों में वो सारे मंजर। अब भी महफूज है आंखों में वो सारे मंजर। वही नखरे वही तकरार जरा देख तो ले। वही क्या बात है, नखरे क्या बात वही तकरार जरा देख तो ले। ना समंदर है न साहिल है न कोई कश्ती है, नवीन जी। है। जी जी। न समंदर है समंदर है। न साहिल है न कोई कश्ती है। कैसे उतरेंगे वो उस पार जरा देख तो ले। क्या कैसे बात है, क्या उतरेंगे बात है। वो उस पार जरा देख तो ले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम के बहुत सुंदर, वाह। हम के खंजर से भी दो बातें किया करते हैं। हम के खंजर से भी
दो बातें किया करते हैं, जख्म गहरा है सो तलवार जरा देख तो ले। क्या जख्म बात है, गहरा क्या बात है, है क्या बात सो तलवार जरा देख तो ले, आके है। एक जबरदस्त। बार मेरे यार जरा देख तो ले, आके एक बार मेरे यार जरा देख तो ले। तो जबरदस्त, ये बहुत ही, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ममता किरण जी वरिष्ठ कवयित्री हमसे जुड़ चुकी हैं, और आपका मैं स्वागत करता हूं। समीर साहब, बहुत ही सुंदर गजल सुनाई। मैं आप सभी को बता दूं, डॉक्टर समीर कबीर साहब जो कि बड़े ही प्रसिद्ध शायर हैं। मैं डॉक्टर साहब की एक बहुत बड़ी बात मैं वो बताना चाहूंगा डॉक्टर समीर साहब की, कि वो बड़ी ही सरल जुबान में लिखते हैं। आज जहां पर एक मैंने जो देखा है कि आजकल जो गजल में एक कंपटीशन बोलना चाहिए कि कौन सबसे कठिन गजल उर्दू में लिख देता है, उससे बड़ा शायर माना जा रहा है। उस दौर में समीर साहब इतनी सिंपल, इतनी सादा जुबान में चीजों को लेकर के आते हैं जो पूरे एकदम दिल तक उतर जाती है। और इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि गजल को किस तरीके से फॉर्मेट में रखना चाहिए जी कि इसको जी 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 बिल्कुल, जी आपने जो टॉपिक छेड़ा है, मैंने बहुत सारे मंच से इस टॉपिक के ऊपर बात की है। जी एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत से लोग गजलों में भारी अल्फाज का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं उर्दू को बहुत जानता हूँ, मैं उर्दू का जी बहुत जानकार हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं शायर होने के साथ साथ उर्दू का प्रोफेसर भी हूँ। तो मैं जी उर्दू को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन नवीन जी, बड़ी बात यह है कि आसान लफ्जों में बड़ी बात कहना आसान है। ये जी आसान लफ्जों में बड़ी बात कहना बहुत मुश्किल काम है। कठिन है, कठिन है। जी हाँ, जी कठिन है। जी आप आसान लफ्ज इस्तेमाल करो और गहरे शेर कहो, ये बहुत कठिन है। जबकि भारी भरकम लफ्ज उठा के आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी देके, और ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। तो बिल्कुल मेरी बिल्कुल ये खासियत रही है, क्योंकि मैंने बचपन से ही फॉलो किया है अहमद फराज साहब को, निदा फाजली साहब को, अपने फादर शाहिद कबीर साहब को, कि इन लोगों के पास अल्फाज बहुत आसान थे, लेकिन इनके शेरों की मायनी जो थी वो बहुत जो गहरी हुआ करती थी। जो गहराई, गहराई बहुत थी, गहराई हाँ, बहुत। और इस इनकी मकबूलियत की वजह भी यही है कि ये आम लोगों तक पहुंच पाते थे, ना सिर्फ एक उर्दू सर्कल तक महदूद रहते थे, बल्कि इनकी रीच आम लोगों तक की थी, क्योंकि इसमें बिल्कुल अल्फाजों का उतना गहरा जखीरा नहीं था। मैं एक पापा की बहुत मशहूर गजल है, उसके चंद आशार सुना देता हूँ। आप जी, देखिए गजल इरशाद। कितनी इम्पैक्ट करती है, और इसमें कुछ भी मुश्किल वर्ड नहीं है। जी, कि जमी पे इरशाद चल कीजिए। ना सका, जमी पे चल ना सका, चल आसमान से भी गया। गया। जमी पे चल ना सका, आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। क्या बात कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया, और तबाह कर गई पक्के मकान की ख्वाहिश। तबाह कर गई पक्के करके। मकान की ख्वाहिश, मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। वाह मैं वाह अपने वाह। गांव के कच्चे मकान कच्चे से भी मकान गया, से भी गया। और भुलाना चाहा तो भुलाने की इंतहा कर दी। क्या भुलाना बात है, चाहा तो भुलाने की इंतहा कर दी, वो शख्स सब मेरे वहमो गुमान से भी गया। वो क्या शख्स बात है। सब मेरे वहमो गुमान से भी गया, और किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूं मैं। किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूं मैं, हदफ, हदफ टारगेट को कहते हैं, हदफ जी। को छू ना सका। किसी के हाथ से निकला हुआ वो तीर हूं मैं, तीर है। हदफ को छू ना सका और कमान से भी गया। हदफ को छू ना सका और कमान से भी गया, पराई वाह। आग में कूदा तो क्या मिला शाहिद। पराई आग में कूदा तो क्या मिला शाहिद, उसे बचा ना सका अपनी जान से भी गया। क्या तो बात है, ये क्या बात देखिए है, क्या अल्फाज बात क्या है इसके अंदर, लेकिन इसकी मीनिंग कितनी डेप्थ है और इसमें कितनी गहराई है। तो है। जी हाँ। यही शायरी को जिंदा रखेंगी। अगर उर्दू जबान को जिंदा रखना है तो इस तरह की शायरी की जाए तो जिंदा रहेंगी, लोगों तक पहुंचेंगी। क्योंकि जी यहाँ पे एक बड़ा मसला भी आ रहा है, लिपि का भी मसला आता है। उर्दू रस्मुल खत ज्यादा लोग जानते जी नहीं है। जी हाँ। लेकिन जो नई जनरेशन में हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने अपने सारे जो मजमुए हैं फादर के, वो सिर्फ जी उर्दू में नहीं बल्कि देवनागरी में भी उसको प्रिंट किया है। और जी जो हाँ। मुश्किल अल्फाज है उसके नीचे में हमने मानी दिए हैं ताकि लोग उसको समझ सके। समझ सकें, तो समझ सकें। हाँ, तो ये क्या हो गया कि ये शायरी का दायरा बढ़ गया। अगर मैं उसको उर्दू तक के ही महदूद रखता तो वो सिर्फ उर्दू वाले ही जानते और पढ़ते, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल। हमने उसका दायरा बढ़ा दिया है। और ये ऐसे काम होना चाहिए नई जनरेशन में।
आप सभी को एक बार मैं फिर से बता दूं, डॉक्टर समीर कबीर आज हमारे साथ हैं रूबरू डॉक्टर समीर कबीर कार्यक्रम में। डॉक्टर समीर कबीर श्रीमान बड़े ही फेमस शाहिद कबीर साहब के पुत्र हैं और इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब शाहिद साहब की बात हो ही गई है तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो मैंने जिसके जिसके साथ मैंने आज शुरुआत की है, मैं उसमें शुरुआत की जो 2 लाइन है कि आज हम बिछड़े तो फिर कितने रंगीले हो कितने गए, रंगीले। है ना। आज हम मेरी बिछड़े तो आंखें, फिर मेरी आंखें सुर्ख तेरे हाथ पीले हो गए। हाथ पीले हो गए। तो मुझे लगता है कि साहब शाहिद कबीर साहब का रंग के साथ एक बड़ा ही नाता था और उनके बेटे डॉक्टर समीर कबीर का भी मुझे लगता है कि रंग के साथ एक कुछ ऐसा नाता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि रंग पर आपको सुनाएं, आपने रंग के जी। नाम से एक। जी जी जी। आपने यानी बहुत अच्छी बात छेड़ दी। हालांकि जी ये रंग जो मैंने मजमूए का नाम रखा है, तो जी मेरी कई गजलों में रंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जी। और हजरत अमीर खुसरो के यहाँ से मुझे थोड़ा सी सूफीज्म से काफी लगाव है। हजरत अमीर खुसरो के यहाँ भी हमने रंग आज रंग है रे माई आज रंग है। तो ये जो रंग है, ये एक्चुअल में सूफीज्म का रंग है, ये अकीदत का रंग है, ये जी ऊपर जी वाले से जुस्तजू का रंग है। तो जी। यही रंग मैंने अपनी शायरी में एक गजल में पेश करने की कोशिश की है। उस गजल के चंद शेर सुना देता हूं आपको कि इरशाद इरशाद। बहुत ही नवीन जी एकदम आम बोलचाल है जो हम रोजमर्रा की जबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जी इसका इम्पैक्ट देखिए। जो मैं कहता हूं कि आसान लफ्जों में गहरी बात कहना मुश्किल है, ऊपर वाले ने मुझे हुनर दिया है कि शेर सुनिए कि सारे रंगों में रंग आ जाए, सारे रंगों रंगों में में रंग। रंग आ जाए, तू अगर मेरे संग आ जाए। क्या बात क्या बात। सारे रंगों में रंग आ जाए, तू अगर मेरे संग आ जाए। लब जो खोले तो लब से राग ढले, लब जो खोले तो लब से राग ढले, बुझती लौ में तरंग आ जाए, बुझती क्या लौ बात। में तरंग आ जाए। और यूं लड़ाओ ना आंख से पेचे, यूं लड़ाओ ना लड़ाओ। आंख से पेचे, कट के डोरी पतंग आ जाए, क्या कट के बात है क्या डोरी बात। पतंग आ जाए। एक नजर देख लो हमें भी तुम, एक नजर देख लो हमें भी तुम, हमको जीने का ढंग आ जाए, क्या हमको बात। जीने का ढंग आ जाए। और छेड़ दी है फिर गजल उसने समीर, छेड़ दी है गजल फिर उसने समीर, पीरो मुर्शिद मलंग आ जाए, क्या बात पीरो है क्या मुर्शिद बात। मलंग आ जाए, सारे रंगों में रंग आ जाए। और मेरी एक और गजल में रंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि रंग कोई तो इख्तियार करो, रंग कोई कोई तो तो इख्तियार करो, मुझसे नफरत करो या प्यार करो। प्यार करो। क्या बात क्या बात। तो इस तरह से रंग से कनेक्टिविटी है, तो मैंने अपने गजल संग्रह का नाम भी रंग ही रखा है। जी उम्मीद जी करता हूँ कि जब ये आएंगी तो लोगों को पसंद आएगा। जी। बिल्कुल समीर साहब बड़े ही आसान शब्दों में अपनी बात को रख देना और दिल तक एकदम गहराई तक छू जाना, बिल्कुल जैसे कि शाहिद कबीर साहब ने ही जैसे लिख दिया हो। इनकी बातों में जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि जो जुदाई का दर्द भी है, साथ में प्यार भरी बातें भी हैं। इसमें दोनों रंग जुड़े हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं है जी कि सिर्फ हम एक तरफ ही हम बात कर रहे हो, इसमें तमाम तरीके के रंग एक साथ जुड़े हुए हैं। जी जी समीर साहब। बिल्कुल। मुझे मुझे बिल्कुल याद आ गया। अब रंग की ही बात चल रही है तो रंग, सब रंग में ही रंग जाए हम। क्या बात है फादर का जो हाँ। जगजीत जी ने गाया था कि जी आज हम बिछड़े हैं तो कितने रंगीले हो गए, मेरी जी आंखें सुर्ख तेरे हाथ पीले हो गए। अब जी यहाँ पे देखो रंग को किस अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ा है और मेरे हाथों में रो रो के मेरी आंखें सुर्ख हो गई है, मेरे हाथों में लाल जी रंग, आंखों में लाल रंग है, तेरे हाथों में लाल रंग है। तो जी। रंग की डिफिनेशन दोनों जगह कितनी चेंज है, कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि वहां मेहंदी का रंग हो रहा है, उसकी विदाई हो रही है, और यहाँ मेरी बिल्कुल। आंखों में जुदाई का रंग हो रहा है। जुदाई तो करा। ये रंग बातें कर रहा है, शाहिद कबीर साहब की शायरी में रंग बातें कर रहा है, मेरी शायरी बिल्कुल में रंग बात कर रहा है कि रंग कोई तो इख्तियार बिल्कुल करो, मुझसे नफरत बिल्कुल। करो या प्यार करो। मैंने भी अभी एक गजल लिखी थी, ये थॉट मेरा यहीं से था, फादर के पास है कि ऐसे दरिया में गर्क होना है, ऐसे दरिया में दरिया गर्क, गर्क होना मीन्स डूब जाना, डूब जाना। ऐसे दरिया में गर्क होना है जिसका हासिल न कोई कोना है, ऐसे दरिया में गर्क होना है जिसका हासिल न कोई कोना है, तेरे हाथों के तेरे मेहंदी के रंग की मानी,
तेरे मेहंदी के रंग की मानिंद मेरी आंखों को लाल होना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, तेरी बहुत। मेहंदी के रंग की मानिंद मेरे आंखों को लाल होना है। और इसमें एक शेर है कि जिंदगी मौत पर किसकी कौन रोता है, मौत पर किसकी इसकी कौन कौन रोता रो। है, असल तो जिंदगी का रोना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो इस तरह की शायरी चल रही है बस। जैसे कि मॉडर्न गजल में कहा जाता है कि आप एक दर्शन को, एक फिलॉसफी को लेकर के आते हैं, और इन शाहिद कबीर साहब की बात कर लें या फिर डॉक्टर समीर कबीर की बात कर लें, दोनों की ही शायरी में हमें वो एक फिलॉसफी, एक दर्शन हमें दिखाई देता है। और रंग का बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण किया डॉक्टर साहब ने। और मैं अगर बात करूं कि इसमें इमोशंस कैसे हैं, इमोशंस बिल्कुल वैसे हैं कि जैसे कोई रोते रोते मुस्कुरा दे, या फिर रोते रोते एक या फिर कोई हंस रहा हो और हंसते हंसते आंसू निकल आए। तो ये बिल्कुल उस तरीके से गजलों में इनकी जज्बात हैं। तो इन्होंने अल्फाजों में जिन जज्बातों को जिस तरीके से पिरोया है, वो बड़ी काबिल तारीफ है। समीर साहब, एक मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे ये प्लेटफॉर्म बड़े दिनों से चल रहा है, तो जहाँ हमने हमेशा ऐसा फोकस किया कि हम गजल की बात करें, हम हिंदी कविता की बात करें, तो जैसे कभी जिक्र होता है तो उसमें बात आती है कि भाई जब भी गजल का जिक्र होता है तो जो यूथ है, जो युवा है, जो हमारी जनरेशन का है, युवा है बिल्कुल, उसमें लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये गजल हमसे समझने वाली नहीं है। हालांकि आधी इस बात का जवाब आप दे चुके हैं, पर फिर भी मैं सुनना चाहूंगा कि यूथ, मैं बोलता हूँ कि गजल फॉर यूथ, जगदीश साहब ने गजल फॉर यूथ में बहुत बड़ा योगदान दिया, मैं बोलना चाहूंगा। और इसमें सिलेक्शन उनका बड़ा ही शानदार था। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गजल फॉर यूथ, इस एक ये बड़े ही चर्चित चीज है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही चर्चित चीज है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है नई जनरेशन के लिए। बिल्कुल भी मायूसी नहीं है कि नई जनरेशन गजल से कट रही है। बहुत सारे अभी ऐसे प्लेटफॉर्म है, रेखता वगैरह, जहाँ जी। पे हमको एक यूथ की बड़ी तादाद दिखती है और जहाँ पे एक अच्छा लिटरेचर भी दिखता है। देखिए, यूथ का जुड़ना और अच्छा अदब, अच्छा लिटरेचर होना, ये दोनों दोनों की अलग। कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये दोनों कनेक्ट होंगे तो ही हम उसको लिटरेचर की तरक्की मान सकते हैं। ये मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ। अदरवाइज एक मुशायरों की दुनिया अलग भी है। मैं भी मुशायरे की दुनिया का शायर हूँ, लेकिन पहले जो एक मुशायरे की दुनिया थी, वहां पे मुशायरे का शायर वही शायर अदबी मैगजीन, अदबी जनरल का भी होता था, वही शायर जी। फिल्म इंडस्ट्री का भी होता था। यानी वो जो एक शायर का अस्तित्व रहता था वो तीनों जगह चलता था। साहिर मुशायरे भी पढ़ लेते थे, उनकी नज़में रिसालों में भी छप जाती थी और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी रहती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि मुशायरा एक अलग चीज बन गई है, जहां पे कुछ गाने वाले, गाना तो गजल सिंगर्स का काम है। मैं ये नहीं कहता कि तमाम तरन्नुम में पढ़ने वाले शायर अच्छे नहीं तरन्नुम। है, अच्छे शायर जी। तरन्नुम में ही पढ़ते हैं। जी लेकिन जी। कुछ ऐसी शायरी आ गई है कि अगर वो स्टेज पे अच्छे तरन्नुम में पढ़े हैं, उस शायरी में से, उस गजल में से उनके तरन्नुम को हटा दिया जाए तो गजल कुछ भी नहीं है। बस्ती नहीं है, वो बस्ती नहीं है। गजल को अगर हम कागज पे उतारे तो गजल अदब के मेयार पे 10 में से 2 मार्क्स भी नहीं लेगी। तो वो वहां पे सिर्फ वो तरन्नुम है। और एक ऐसी भीड़ आई है मुशायरों की दुनिया में, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जहन पे जोर नहीं देना चाहती है। वो जो जी जी। एकदम सतही, एकदम ऊपरी जो सब्जेक्ट रहते हैं जो जी चल रहे हैं अभी, उसके ऊपर कोई कुछ 2 लाइन बोल दे और उनका जोश और वलवला उछाल दे और वो वहां से वाह 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 शुरू हो जाता है। और एक जी। बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी शुरू हो गई है। तो वो जो फैन फॉलोइंग है, वो चाहे सोशल मीडिया पे हो या कहीं हो, उनकी लाइक और कमेंट्स वो खुद इस बात को जाहिर करते हैं कि हम लोग इलिटरेट है जो इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये जी। सिनारियो है। एक सिनारियो बहुत अच्छे अदब का है नई जनरेशन में, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, जो रेख्ता में मिल रहा है और दूसरे वेबसाइट पे भी मिल रहा है। ये लोग आज के दौर में सादत हुसैन मंटू और जॉन एलिया के दीवाने हैं।
जी तो इनका कुछ ना कुछ तो लिटरेचर से जोर होगा, तो ये भी एक चीज है। बिल्कुल। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि जहां पे नई जनरेशन जुड़ रही है वहां पे सचमुच में अदब है क्या, ये एक अहम बात है। वरना क्या हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो क्रीम लिटरेट पब्लिक है उसको अपनी तरफ खींच लिया है। तो मुशायरों में कौन लोग जा रहा है, रात रात भर जाग रहे हैं, आम मुशायरों की बात कर रहा हूं मैं, जी क्लास वन मुशायरों की बात नहीं कर रहा। वो लोग हैं जो जिनको रात भर जागना ही है, कुछ भी हो उनको जागना है रात भर, चाहे वहां पे कुछ कोई आके गाए नाचे या कुछ भी करे, उनको जी रात जी गुजारनी है। तो और वहां पे उनको एकदम सस्ता, यानी वही मैंने कहा कि जिसका कोई बस आना जाना पाना खोना और इशारे और गायकी में मिल गया। तो ये एक बहुत सोचने का मुकाम है कि अच्छे अदीब अच्छे शायर को लोग पसंद नहीं कर पा रहे या कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह मायूस नहीं हैं, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत अच्छे अदब को नई जनरेशन में लिखने वाले, सिर्फ जी समझने और चाहने वाले नहीं बल्कि नई जनरेशन में लिखने वाले भी पैदा हो रहे हैं, और एक अच्छा अदब आ रहा है। ये जो भीड़ है बहुत सारी जो गजल को प्रोडक्ट मानते हैं और आईटी सेल बना के बेचते हैं उसको, गजल को, ये खत्म हो जी जाएंगी। ये जी एक यानी इलिटरेट लोगों का एक जमघटा है, ये खत्म हो जाएगा। जी। और ये जो है ये सिर्फ उर्दू अदब पे ही नहीं हुआ है, ये ये हिंदी हिंदी के लिए भी, मराठी से सभी सब के लिए हुआ है। ऐसी सबके लिए, गिरावट सभी भी आया है। सबके हाँ लिए बहुत बहुत जी, अच्छा संदेश बस दिया। हिंदी पोएट्री इज मोर पोल्यूटेड, आई थिंक उर्दू इज मोर पोल्यूटेड, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। वाजपेयी साहब, वाजपेयी साहब ने बोला है कि जी यूथ लव्स गुड पोइट्री। बिल्कुल सही बात है वाजपेयी साहब। हाँ बिल्कुल हाँ। यूथ यूथ लव्स गुड पोइट्री। और हाँ बस हाँ जी एक मिनट लूंगा। यूथ बिल्कुल गुड पोएट्री को लव कर रही है, बस उन पोएट्स को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो यूथ से कनेक्ट हो सके, वो कनेक्ट हो जाए। कनेक्टिविटी मिल नहीं पा रही है जिसकी जी वजह मेरा से वो एक दूर हो मे, गया है। जी मेरा सवाल यही था कि कैसे कनेक्ट कर पाएं, उसके लिए ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जैसे हम भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। और शैलेंद्र सैल साहब ने भी एक कमेंट किया जो कि फ्लैश हुआ, मैं उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। ख्यालात की परवाज बहुत ऊंची है मुबारक। तो बिल्कुल सही बात है, ख्यालात शुक्रिया। की परवाज बहुत ऊंची है, बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि आपने कहा कि जो मुशायरों की जो आजकल के मुशायरे के जो शायर हैं वो अलग हैं। ऑडियंस। और नहीं, मैं शायर की बात कर रहा हूँ साहब। हाँ जी जो मुशायरे के शायर आज अलग हैं और फिल्म इंडस्ट्री के अलग हैं। तो लेकिन अब पुराने जमाने की थोड़ी बात करें कि गोपाल दास नीरज, जिनके साथ जी आपने, मैं आप सबको बता दूं कि डॉक्टर समीर कबीर, जिन्हें निदा फाजली साहब, जिन्हें गोपाल दास नीरज साहब, इन सबका आशीर्वाद मिला, इन सबके साथ शायरी करने का भी इन्हें वो मिला, इन्हें मौका मिला। तो उस समय गोपाल दास नीरज साहब मुशायरों में भी रहते थे, कभी सम्मेलनों में जाते थे, और साथ में फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने धूम मचाई हुई थी। और आज थोड़ा सा यहाँ पे हमें वो मिलता है। और मुझे लगता है कि हमें एक गजल कर लेनी चाहिए अभी, क्योंकि सभी लोग बड़े उतावले हो रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक गजल आप कोई प्लीज इरशाद करें। जी एक गजल बिल्कुल ताजा है, अभी लिखी है, यानी अभी कहीं सोशल मीडिया वगैरह कहीं नहीं, आपके प्लेटफॉर्म से मैं इसको सुना रहा हूँ चलिए इरशाद। कि हुआ जो इश्क तो फिर इश्क को छुपाना पड़ा। क्या बात जबान है। देखिए मेरी बिल्कुल सादी है, सादा बहुत इसीलिए मैं ये कहता तारीफ हूँ है, कि तारीफ। जितने भी नई जनरेशन के गजल सिंगर है, मैं गजल पोस्ट करूँ तो चार चार पांच पांच कंपोजिशन बन के मेरे इनबॉक्स में आ जाती है जी कि जी हुआ जो इश्क तो फिर इश्क को छुपाना पड़ा। हुआ जो इश्क तो फिर इश्क को छुपाना पड़ा, कि आंसू पीने पड़े और दिल जलाना पड़ा। दिलाना कि पड़ा, आंसू क्या बात पीने पड़े और दिल जलाना पड़ा। बड़ा अजीब शहर है, अजब है लोग यहाँ। बड़ा अजीब शहर है, अजब है लोग यहाँ, कि हमने हाथ मिलाया नहीं मिलाना पड़ा। क्या कि बात है, हमने क्या बात हाथ है, क्या मिलाया बात है। नहीं मिलाना पड़ा। मिलाना बड़ा पड़ा। अजीब शहर है, अजब है लोग यहाँ, कि हमने हाथ मिलाया नहीं मिलाना पड़ा। गली से ऐसे में उठा तेरी, कि जहां से गया। गली से ऐसे में उठा तेरी, कि जहां से गया, कि जहां से गया। बस एक सवाल था बाकी, सो मुझको आना पड़ा। बस एक सवाल था बाकी, सो मुझको आना पड़ा। तुम्हारी बज़्म में मुमकिन कहाँ के बात करे। तुम्हारी बज़्म में मुमकिन कहाँ के बात करे। कहाँ की बात करें। नजर मिलाना पड़ा और नजर चुराना पड़ा। नजर बहुत खूब, मिलाना बहुत खूब। पड़ा
और नजर चुराना पड़ा, वो बेवफा ही सही था तो मेरा प्यार समीर। वो बेवफा ही सही था तो मेरा प्यार समीर, पलट के आया जो मुझको गले लगाना पड़ा। क्या पलट के बात है आया भैया, जो बहुत मुझको गले लगाना पड़ा। हुआ जो बहुत इश्क खूब, तो बहुत फिर सुंदर। इश्क को छुपाना पड़ा। हुआ जो इश्क ब- तो फिर इश्क को छुपाना पड़ा। शुक्रिया, नवाजिश। बहुत 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 बेहतर, और बहुत सारे कमेंट्स हैं सर आपके लिए। कुछ शुक्रिया, नवाजिश। सारे कमेंट्स तो हम नहीं यहाँ पे शो कर पा रहे हैं जी सर जी आपको, पर मुझे लगता है कि जी जी काफी कमेंट्स वो ट्राई कर रहे हैं। और जी। बहुत ही सुंदर नवाजिश। गजल। जी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो सवाल अभी आए थे, मैं उनको भी जिक्र कर देना चाहूंगा। रुनीत आर्य साहब जो गजल सिंगर हैं, उन्होंने एक गजलों की शाम अभी की थी 2-3 दिन पहले, बड़ी ही जी, खूबसूरत शाम। मैं तो था उसमें थोड़ा सा। आज हाँ, आप भी आए थे शायद उसमें। और उन्होंने एक सवाल किया है कि जब भी कोई गजल अपने जहन में आती है, उस वक्त क्या ख्याल होता है कि उसको किस तरीके से लिख देने का ख्याल होता है? क्या लगता है कि हम इसको मॉडिफाई करेंगे, या हम इसको किसी तरीके से फॉर्मेट में डालेंगे, या फिर जिस तरीके से आती है उस तरीके से इसको लिख देना होता है? रुनीत आर्य साहब का सवाल है आपके जी लिए, समीर साहब। जी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बात होती है कि हम कभी भी सोच के नहीं लिख सकते कि आज मुझे गजल जी लिखना है। जी जी ये एक मूड रहता है, स्टेट ऑफ माइंड रहता है। कुछ जी घटनाएं हमारे जहन में घूमती रहती है, जी। जो फिर मैं शायर हूं तो गजल बन के कागज पे आती है, अगर आप मुसव्विर होंगे तो पेंटिंग बन के कागज पे आएंगी। बिल्कुल। तो ये जो दौर चलते रहता है, यानी जो गजल मेरे अंदर तख्लीक होती रहती है, बनती रहती है, तो वो एक पीरियड अलग ही रहता है मेरे बिहेवियर का या मेरे इसका। और फिर मैं इसको कागज पे उतार लेता हूँ। और रोनित आर्य साहब को बता दूं कि हालांकि मैंने अभी किया कि मैं स्टेज पे तहतुल लफ्ज में पढ़ता हूँ, मीन्स मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते लेकिन हैं। जब भी मैं कोई गजल लिखता हूँ तो एक तरन्नुम मेरे अंदर तैयार होता है। जगजीत जी के साथ मैं था, पापा थे। तो यहाँ पे जगजीत साहब ने एक बात कही थी, वो हम लोग बैठे थे और वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। तो वो कह रहे थे कि किसी भी गजल की जो पहली ट्यून होती है, वो शायर की जी ट्यून होती है, वो शायर खुद जी लगाता है। मैं तो जी। बस कोशिश करता हूं कि मैं उस शायर की ट्यून तक के पहुंच जाऊं। तो ये बात बहुत यानी कैच की थी मुझे उस वक्त। बाद में मुझे एहसास हुआ कि जब मैं लिखता हूँ तो मेरे अंदर भी एक सच है। धुन तैयार होती है। तो जी ये स्थिति रहती है, मैं उसको फिर लिख लेता हूँ। फिर उसको लिखने के बाद एक दो बार हम उसको पढ़े तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ चेंजेस हम करना चाहेंगे, अदरवाइज वो पहली बार में ही पूरी मुकम्मल होके हाथ में आ जाती है। उसमें कोई ऐसा नहीं है। जी। मुझे लगता है रुनीत साहब आपका जवाब मिल गया होगा, और अगर जी, आप वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। जी जी। थैंक यू रनितारिया साहब। और मुझे लगता है कि आप सभी के पास अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप डॉक्टर समीर साहब से करना चाहते हैं, तो आप कृपया करें। और कोशिश रहेगी कि हम आपके सवालों को डॉक्टर समीर तक पहुंचाएं। समीर जी, एक जैसा कि मैंने बताया कि जो यादों का सिलसिला है वो हम जोड़ते रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में, जी 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 क्योंकि ये जो यादों का जो धागा है बड़ा पतला है, लेकिन बड़ा मजबूत है। मैंने जी। एक बड़ी एक ये फोटो है जो मेरे पास है, मुझे पता नहीं कि आपको कैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें जगजीत साहब हैं, शाहिद साहब हैं, और इसमें आप हैं। मुझे लगता है आपकी उम्र आपको याद आ गया मैंने लगता जस्ट है। जस्ट 12th की एग्जाम पास की थी और अच्छा, मेरा समर वेकेशन था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये दिखाऊं फोटो जी सबको? जी, बिल्कुल दिखा सकते हो, दिखा सकते हो, इतना भी हाँ। बुरा नहीं लग रहा हूं नहीं नहीं, मैं। मुझे लगता नहीं कि आप सब देख पा रहे हैं सर। लगता है आप देख पा रहे हैं। तो सभी, हाँ जी, तो ये यादों के झरोखे से एक मैं फोटो निकाल के लाया हूँ। मैं बड़ा ही प्यारा फोटो है, बड़ी ही जगजीत साहब बैठे हुए हैं। मैं इसमें एक चीज कर रहा था, मेरी थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ, बट माफ कीजिएगा। इसमें जगजीत साहब और शाहिद कबीर साहब किधर देख रहे थे ये नहीं मुझे समझ में आया, वो कहीं और देख रहे थे। और आपकी नजर सिर्फ कैमरे पर है। ये नहीं, तब तो मैं यानी यूं कह सकते हो कि अदब की दुनिया में नया नया था। ये दोनों जी। तो मास्टर थे, इनको पता है कि फोटो कैसे खिंचाना। ये पब्लिक फिगर थे, अच्छा तो, सेलिब्रिटी। अच्छा नहीं तो
तो मुझे लगता है कि जगजीत साहब और शाहिद साहब ने वो जानबूझ के उधर देखने वाला वो किया है। हाँ, एंगल लिया है, हाँ। ये तो बड़ी यादों की पोटली से बड़ी, जैसे कि हमने प्रोग्राम में भी रखा है कि यादों के झरोखे से जगजीत साहब और जी, शाहिद साहब। तो कोई याद अगर आप अपने तरीके से शेयर करना चाहें, ये मेरे अंदर बहुत पुराना सवाल था कि समीर साहब सिर्फ कैमरे में देख रहे हैं और जगजीत साहब और दोनों अलग देख रहे हैं। तो आपकी कोई मेमोरी, कोई ऐसी याद जो सबके साथ शेयर करना चाहें आप? एक्चुअल में ये जो फोटोग्राफ है, ये मेरी जगजीत जी से फर्स्ट मुलाकात थी। अच्छा। मैंने 12th की एग्जाम पास की थी और समर वेकेशन था जी। और पापा की कुछ रिकॉर्डिंग थी, शायद सजदा एल्बम बन रहा था, गम का खजाना तेरा भी या मेरा भी, लता मंगेशकर जी साहब। तो हाँ, तो समर वेकेशन था तो पापा ने मुझे साथ में रख लिया, चलो मुंबई तुम भी चलो, गर्मियों की छुट्टी है। अच्छा। तो ये वहां की फोटो है और उस वक्त यानी मैं शायर के बीच उठता बैठता था, लेकिन शायरी का चस्का नहीं लगा था। नहीं सुनता था, कंपोजिशन वगैरह बनती थी। तब उनसे मुलाकात हुई थी। जगजीत साहब को बहुत शौक था खाने का, अच्छा। खास करके नॉन वेज वगैरह का, तो शाम का खाना भी वहां पे खाते थे खाने का और साथ में जी महफिल का महफिल का, बातचीत का। जी। तो जी। उस वक्त सामने खीर भी रखी थी, खीर। अच्छा। और उन्होंने, हालांकि मैं मीठा थोड़ा अवॉइड करता था, लेकिन उन्होंने कटोरी में अपने हाथ से परोस के चम्मच डाल के मुझे दिया और मेरे पेट पे उन्होंने एक हाथ मारा कि तुम नागपुर में रहते हो, इतने दुबले हो, संतरे वंतरे नहीं खाते क्या नागपुर के? तो जब वो, यानी मीठा मैं कम खाता था, लेकिन जब उन्होंने खुद, उस वक्त कम खाता था, अभी बहुत खाता हूँ, तो उन्होंने अपने हाथ से दिया तो मैं उनके हाथ से कैसे इनकार कर सकता था। तो वो एक मेमोरी है उनके साथ। एक मेमोरी यूं भी है कि पापा जो हमारे थे वो सूफी आदमी थे जी। यानी उनको कभी कुछ ऐसा नहीं रहा। हालांकि बहुत अच्छे रिलेशन थे जगजीत साहब ने उनकी कई गजलें गाई, जैसे नींद से आंख खुली है अभी देखा क्या है, चित्रा जी ने गाया बेसबब बात, मैं न हिंदू न मुसलमान, ठुकराओ अब के प्यार करो मैं नशे में हूँ, क्या बात, रुनीत साहब ने भी पेश किया था पिछली बार। हाँ, आज हम बिछड़े हैं तो कितने रंगीले हो गए। जी जी जी। लेकिन कभी भी मैंने इन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं देखी कि मैंने ये कलाम लिखा है, आप मेरे इस कलाम को गाओ या ये करो। जगजीत जी बार बार फोन करते थे, कुछ लिखा है क्या, कुछ लिखा है क्या, कुछ है क्या? तो वही मुझे याद है कि 1996 का जो बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट था, तब एक एल्बम की तैयारी चल रही थी जिसका नाम था मिराज, जगजीत जी का एल्बम। हाँ, तो जगजीत जी का फोन आया, मैं घर में ही था, हॉल में बैठा था, पापा को कि ऐसा ऐसा है, ये इस इंसिडेंट्स पे कुछ गजल है क्या, मैं एक एल्बम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तब पापा ने एक गजल उनको फैक्स की थी कि मैं न हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो, जिंदगी है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। तो ये भी एक याद है उनसे वाबस्ता। और बहुत सारी यादें हैं उनके साथ, स्टेज पे भी हम गए। एक और बहुत अच्छा किस्सा है, मुंबई से थोड़ी दूर पे जो साहिल का इलाका है, बोरली पंचतंत्र करके साहिली इलाका है, कोकन का इलाका है, वहां पे एक जगजीत सिंह कॉन्सर्ट था। हम लोग सब मॉर्निंग में निकले थे मुंबई से बाय रोड, बस, लग्जरी बस करके, जगजीत जी वगैरह हम लोग सब निकले थे। वहां पे जाके फ्रेश वगैरह होके रात में 9 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ। जगजीत जी ने बड़ा अच्छा समा बांधा, काफी ऑडियंस थी, बहुत पूरा हॉल भरा हुआ था, बाहर भी लोग थे। उसके बाद जगजीत जी ने गजल गाई, ठुकराओ अब के प्यार करो मैं नशे में हूँ। और उसके बाद उन्होंने माइक पे ऐलान कर दिया कि इत्तेफाक से इस गजल के रचयिता आज मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं और यहीं पर है, और मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पे आके कुछ कलाम सुनाए। अब सामने की रो में पापा के साथ मैं बैठा और मैं उस वक्त भी सोचने लगा, ये मेरे ख्याल से 95 की बात है, नहीं 97 की बात है, 97 की। कि मैं सोचने लगा कि इतनी म्यूजिकल शाम चल रही है और उसमें किसी को कहा जाए कि बीच में शायरी सुनाई जाए, तो मुझे थोड़ा सी यानी एक अजीब सा लगा। एक्चुअल में जगजीत जी को थोड़ा सी ब्रेक लेना था, 10-15 मिनट का, उनके प्रोग्राम के बीच में, कॉन्सर्ट के बीच में।
तो पापा स्टेज पे है, पापा की हमारी बड़ी शानदार पर्सनालिटी थी, ऊंचे पूरे। तो ये बॉम्बे की तरफ इशारा किया, बॉम्बे का जो राइट्स था उसके बाद की बात है, जब बॉम्बे जला था पूरा। बॉम्बे की तरफ पापा ने इशारा किया और एक शेर सुनाया कि यहां से शहर सितमगर दिखाई देता है, यहां से शहर सितमगर दिखाई देता है, जिसे भी देखिए पत्थर दिखाई देता है। ये लोगों को इतना इम्पैक्ट हुआ, जिसे भी देखिए पत्थर दिखाई देता है, कि ऑडियंस खड़ी हो गई अपनी चेयर्स छोड़ के। पापा ने 1 2 3 गजलें सुनाई। उसके बाद ऑर्गेनाइजर आते हैं स्टेज पे और वो ऐलान करते हैं कि अगले साल यहाँ पे मुशायरा होगा। तो इस तरह की यादें जुड़ी हुई है। इतनी गहरी, जो जैसे बोलते हैं कि भाई पोइट्री में, गजल में बड़े ही कम शब्दों में बड़ी बात कह दी जाती है। गजल फॉर यूथ, एक आम इंसान के लिए जैसे उर्दू जबान का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उनके लिए गजल लिखने वाले शाहिद कबीर साहब हैं। उन्हीं की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर समीर कबीर साहब। हिंदुस्तानी जुबान जिसे बोलना चाहिए, जिसमें कि हिंदी और उर्दू दोनों के शब्द हैं, और जो कि बड़ी आसानी से सबको समझ में आने वाली है। समीर साहब, मुझे लगता है कि वक्त हो गया है हम एक और गजल आपकी सुने, और बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके लिए, और उसमें आप एक गजल और करें आगे। जी, मैं एक गजल यानी मेरे दिल के बहुत करीब है, जी और काफी लोगों ने इसको गाया है स्टेज वगैरह पे। अभी जो ऑनलाइन शो चल रहा है उसमें भी कई बार गाए जा चुकी है। मैं वो गजल सुना देता हूँ आपको। इसके कुछ अशार याद आ रहे हैं मुझे कि हमको साहिल ने पुकारा नहीं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हमको साहिल ने पुकारा नहीं, अल्लाह हाफिज। मैं के अब तेरा किनारा नहीं, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, मैं क्या के अब तेरा किनारा नहीं, अल्लाह हाफिज। एक तरफ इश्क है, एक तरफ दुनिया है, दुनिया के तमाशाई है। एक तरफ दुनिया है, दुनिया के तमाशाई है। एक तरफ इश्क बेचारा नहीं, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। एक तरफ इश्क बेचारा नहीं, अल्लाह हाफिज। अब बिछड़ना है तो चल आंख में भर लूं तुझको। क्या बात। अब बिछड़ना है तो चल आंख में भर लूं तुझको। अब मिलूंगा मैं दोबारा नहीं, अल्लाह हाफिज। अब मिलूंगा मैं दोबारा नहीं, अल्लाह अल्लाह। हाफिज। मैं तो जर्रा हूं, सो सहरा में समा जाऊंगा। मैं तो जर्रा हूं, सो सहरा में समा जाऊंगा। ये फलक चांद हमारा नहीं, अल्लाह हाफिज। ये फलक चांद हमारा नहीं, अल्लाह हाफिज। हमको वाह, साहिल ने पुकारा नहीं, अल्लाह हाफिज। मैं के अब तेरा किनारा नहीं, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत सुंदर, वाह वाह। मैं समीर साहब, एक सवाल मेरे पास इस कार्यक्रम से पहले ही आ गया था। मुझे मैसेज में एक सवाल आया था कि समीर साहब से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है, तो आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे पूछूं? बिल्कुल, इजाजत इजाजत। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर डॉक्टर समीर कबीर को मौका मिलेगा कि शाहिद कबीर साहब को एक गजल सुनाएं, तो कौन सी गजल वो उन्हें सुनाना चाहेंगे, शाहिद कबीर साहब को? अच्छा, शाहिद कबीर साहब की कोई गजल सुनाऊं? नहीं 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 नहीं, कि शाहिद कबीर, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सवाल ये अच्छा अच्छा, समझ गए। सवाल ये है कि हाँ अगर डॉक्टर हाँ समीर कबीर साहब को बोला जाए कि शाहिद साहब को एक हाँ गजल सुनानी है, मतलब, तो आप समझिए कि उनके सामने आप कौन हाँ सी गजल पेश करना हाँ। चाहेंगे? ये बड़ा जी जी जी। बहुत ही जी इंटरेस्टिंग जी सवाल जी, है, बहुत बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जी जी, क्योंकि ये जी फादर के सामने बेटा क्या सुनाएगा? उस्ताद उस्ताद होता है और शागिर्द शागिर्द होता है। जी जी फिर भी जी। मैं एक गजल सुनाता हूँ, लोगों ने उसको मकबूल की है। हालांकि मैं खुद नहीं होता अपने फन को जज करने वाला कि जी, ये मेरा सबसे अच्छा। अगर कोई शायर, कोई भी फनकार जहां पे जजमेंट कर दे कि ये मेरे सबसे अच्छी क्रिएशन है, तो वहां पे फिर आगे बहुत क्रिएशन मुश्किल है। होना बंद हो जाएगा। जी, तो लोगों ने पसंद किया है, तो मैं सुना देता हूँ एक गजल के। हर एक मंजर वहीं ठहरा लगेगा, हर एक मंजर वहीं ठहरा लगेगा। कभी दरिया कभी सहरा लगेगा। क्या बात है, क्या कभी बात दरिया कभी सहरा लगेगा। कभी हमको बहुत ज्यादा प्यास होती है, रेगिस्तान की रेत भी दूर से हमको
पानी का प्रतीक होती है। तो हर एक मंजर वहीं ठहरा लगेगा, कभी दरिया कभी सहरा लगेगा, और हवाएं ले उड़ेंगी खुशबुओं को, हवाएं ले उड़ेंगी खुशबुओं को, तेरे दामन में बस कांटा लगेगा, तेरे क्या दामन बात में बस कांटा लगेगा। हवाएं ले उड़ेंगी खुशबुओं को, तेरे दामन में बस कांटा लगेगा। और ये शेर सुनिए जिसके लिए मैंने पूरी गजल कही है कि किताबें फेंक दो दरिया में सारी। हालांकि मैं प्रोफेशनली खुद प्रोफेसर हूं। किताबें जी। फेंक दो दरिया में सारी, किताबें फेंक दो दरिया में सारी, पढ़ोगे खुद को तो अच्छा लगेगा, पढ़ोगे खुद को तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। किताबें फेंक दो दरिया में सारी, पढ़ोगे खुद को तो अच्छा लगेगा। वो फिर एक बार हम पे मेहरबा है, वो फिर एक बार हम पे मेहरबा है, कोई एक जख्म फिर गहरा लगेगा, कोई क्या एक बात है, क्या जख्म बात फिर गहरा लगेगा। और अभी अभी रूठा हुआ है चांद हमसे, अभी रूठा हुआ है चांद हमसे, हटेगा अब्र तो चेहरा लगेगा, क्या हटेगा बात है। अब्र तो चेहरा लगेगा। हर एक मंजर वहीं ठहरा लगेगा, हर एक मंजर वहीं ठहरा लगेगा, कभी दरिया कभी सहरा लगेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पेशकश। डॉक्टर समीर कबीर आज हमारे साथ हैं कार्यक्रम रूबरू डॉक्टर समीर कबीर में। आप सभी अगर कोई भी सवाल उनसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि किताबों के ऊपर मुझे दो लाइनें जग्गी साहब की गजल से ही याद आ रही हैं कि गाहे गाहे इन्हें पढ़ा कीजिए, दिल दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। तो दिल से बेहतर कोई किताब नहीं, तो फिर किताबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती है। जैसे कि आपने भी अपनी गज़ल में कह दिया। तो अगर आपसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं आपके लिए समीर साहब, और जी शुभकामनाएँ दे रहे हैं शुक्रिया, आपको। सबके शुक्रिया। और आपने उर्दू जो गज़ल का एक नया मापदंड आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक जो कि हिंदुस्तानी भाषा में, जो सरल भाषा में सब तक पहुँचा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पा रहे हैं, उसके लिए मैं जी आपको बिल्कुल, मेरी कोशिश है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी एक और कोई गज़ल सुनाएँ। हमारे पास समय बड़ा कम है और मुझे लगता है कि हम मिस नहीं करना चाहते कि आपकी कोई भी गज़ल हमसे छूटे। अब बातों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा और आपसे दरख्वास्त रहेगी। जी, एक गजल समीर साहब, सुनाता हूँ मैं कि ऐसा कार्यक्रम ऐसा है कि लोगों की मेरे पास दरख्वास्त है कि भाई ज़्यादा बात ना करना और उनसे ज़्यादा गज़लें सुन लेना। बट मेरी आदत थोड़ी-सी खराब है यहाँ पर, और मैं हम्म, बातें ज़्यादा कर ले रहा हूँ आपसे, और तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे लगता है कि समय का पूरा-पूरा इस्तेमाल करें। जी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ मेरी जो मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद है जी, गजलों अपने के हिसाब से। कुछ कुछ शेर सुना के 2-3 गजलों के ऐसा कर जी, देता जी, हूँ जी, जिससे कि कि पूरा जैसे आनंद मिले, पूरा हाँ, आनंद मिल जाए जैसे सबको। कि मुझे घर में रहने की आदत नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से घर में रहा, तो मेरी जो थोड़ी सी दिमागी स्थिति थी, तो उसमें उस सरकमटेंस में एक गजल हुई मेरी, जो अच्छा, झलकता है कि लॉकडाउन में लिखी हुई गजल है। जी, तो मैं वो सुनाता हूँ कि दिन को ऐसे गुजार देता हूँ, दिन को ऐसे गुजार देता हूँ, कर्ज जैसे उतार देता हूँ, क्या बात है! दिन को ऐसे गुजार देता हूँ, कर्ज जैसे उतार देता हूँ। और अगला शेर है कि रोज तस्वीर में भरूं मैं रंग, रोज तस्वीर में भरूं मैं रंग। देखिए यहाँ पे रंग फिर आ गया, मेरी शायरी में रंग का बहुत दखल है। मैंने रोज पहले ही कहा तस्वीर था में कि रंग का बड़ा गहरा रिश्ता रोज है। जी, फरमाएँ, 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 रो, फरमाएँ। रोज तस्वीर माफ़ी में चाहूँगा। भरूं मैं रंग, रोज तस्वीर में भरूं मैं रंग, रोज तस्वीर फाड़ देता हूँ, क्या बात है, रोज क्या बात तस्वीर में भरूं मैं रंग, रोज तस्वीर फाड़ देता हूँ। है मुकफ्फल जो दर मेरे लिए, मुकफ्फल मीन्स लॉक, है! लॉक्ड। ताला लगा हुआ, लॉक्ड है मुफक्कल जो दर मेरे लिए, उसी दर पे पुकार देता हूँ, उसी दर पे पुकार देता हूँ। यानी जो दर पे दरवाजा लगा हुआ है वहीं पे मैं बार बार दस्तक देता हूँ। ये गजल है। एक गजल मुझे याद आ रही है, मैं थोड़ा सी उसको एक्सप्लेन कर दूं कि उर्दू शायरी में दो इश्क होता है, एक इश्क हकीकी होता है, एक इश्क मजाजी होता है। इश्क हकीकी मीन्स ऊपर वाले से जो लौ लग जाती है, जहां पे हम सूफी संत फकीर बन जाते हैं, जिसकी जी, लौ लग जाती है हमको। और इश्क मजाजी मीन्स ये दुनिया का इश्क, जो हम माँ बाप भाई बहन शौहर हस्बैंड और प्रेमिका। मैंने एक गजल लिखी है, उसमें एक शेर है
जो वो शेर दोनों जगह अप्लीकेबल हो रहा है, यानी जी इश्क हकीकी पे भी और इश्क मजाजी पे भी। जी, देखिए शेर सुनिए कि मेरी फरमाएं। वहशतों को करार दे, वहशत मीन्स अनइजीनेस, बेचैनी, बेचैनी। मेरी वहशतों को करार दे, मेरी वहशतों को करार दे, ये हिजाब अपना उतार दे, क्या बात ये है, क्या हिजाब बात अपना उतार। अब यहाँ पे जो हिजाब है, तो वो जो ऊपर वाले ने पर्दा करके बैठा है वो भी एक हिजाब है, है। या जी जी फिर मैं जिससे प्यार करता हूँ वो नकाब में घूमती है तो वो भी एक हिजाब है। जी। तो मेरी वहशतों को करार दे, ये हिजाब अपना उतार दे, ये हिजाब अपना उतार दे, और यूं ही बेवजह, यूं ही बेसबब, यूं ही बेवजह, यूं ही बेसबब मुझे एक बार पुकार दे, यूं ही क्या बात है, क्या बेवजह, बात है, क्या बात यूं ही बेसबब मुझे एक बार पुकार दे। और ये जुनूने इश्क है क्या करूं, नवीन जी, ये जुनूने इश्क है क्या करूं, ये जुनूने इश्क है क्या करूं, या तो गर्क कर या उभार दे, या तो गर्क क्या बात कर है, क्या या बात है, उभार दे, ये जुनून इश्क जबरदस्त, है क्या करूं, या तो गर्क जबरदस्त। कर या उभार दे। और मैं तो रेजा रेजा बिखर गया, रेजा रेजा मीन जरा जरा पाठ, मैं तो रेजा जी, रेजा बिखर गया, जरा चाक बन के सवार दे, जरा क्या बात चाक है, क्या बन बात के सवार दे, मैं तो रेजा रेजा बिखर गया, जरा चाक बन के सवार दे। और सुबह शाम क्या है ख्याल में, शाम क्या है ख्याल, हम उम्र अपनी गुजार दे, क्या हम उम्र अपनी गुजार दे, मेरी वहशतों को करार दे, मेरी वहशतों को करार दे, ये हिजाब अपना उतार दे, ये हिजाब अपना उतार दे। बेहद शुक्रिया। बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी दाद दी जाए उतनी कम है। और बहुत बहुत बड़े ही खूबसूरत अल्फाजों में आपने इसको संजोया है, संवारा है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। समीर साहब, मेरे फेवर में एक कमेंट आया है। ममता किरण जी बड़ी राष्ट्रीय कवित्री, इन्होंने बोला है कि भाई नवीन जी बातें भी जरूरी हैं। तो तो मुझे लगता है कि मेरे फेवर में जा रहा है मामला। तो बातें मुझे लगता है हमें कर। जी जी, बातें भी जरूरी है, तभी तो आप मुझसे निकल पाओगे, आपको क्या निकलवाना है। जी 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 जी, मैं बातों के ऊपर मैं थोड़ी गुस्ताखी कर रहा हूँ, बातों के ऊपर दो लाइनें यहाँ सुना रहा हूँ। तो जब बातों की बात आ जाए तो जगजीत साहब की बातें हैं, शाहिद साहब की बातें हैं, अब समीर कबीर साहब भी इसमें जुड़ जाएंगे, कभी याद होगी तो सभी एक साथ याद आएंगे। इसमें दो बातें मैं जोड़ रहा हूँ। मैं आज भी उलझा हूँ तुम्हारी बातों की उलझनों में। गौर फरमाइएगा, एक कुछ पंक्तियां हैं। मैं आज भी उलझा हूँ तुम्हारी बातों की उलझनों में, और सुलझाना चाहता हूँ तुम्हारी बातों की उन उलझनों को तुमसे तुम्हारी ही बात करके। क्या बात और है, क्या बात है। और सुलझाना चाहता हूँ तुम्हारी बातों की उन उलझनों को तुमसे तुम्हारी ही बात करके, क्योंकि तुम्हारी बातें तो मुझसे यहाँ वहां की बातें किया करती हैं, क्योंकि तुम्हारी बातें तो मुझसे यहाँ वहां की बातें किया करती हैं, और मैं अक्सर तुम्हारी बातों से तुम्हारी ही बातें किया करता हूँ। क्या बात ये है। आप सबकी बातों के लिए है। तो मुझे लगता है कि बातों का सिलसिला यूं ही चलना चाहिए। मैं मुझे लगता है कि समय भी हमारे पास थोड़ा कम बचा है। आखिरी 7 मिनट हमारे पास लगभग बचे हुए हैं। आप सभी से दरख्वास्त है, कोई भी सवाल अगर आप समीर साहब से पूछना चाहते हाँ। हैं तो पूछें। और मैं इसी माध्यम से अपनी पूरी टीम को एक मैं बधाई देना चाहूँगा, जो कि पूरी एक टीम लगी हुई है हम दोनों को यहाँ पर एक स्क्रीन पर लाने के लिए। इन्होंने बड़ी मेहनत की है। टेक्निकल सपोर्ट में हमारे पास पंकज जी हैं। पंकज जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं यारों के लिए टेक्निकल सपोर्ट हमें पूरी तरह से दे रहे हैं, और ये महफिल हम इसी तरीके से जारी रखते हैं। समीर साहब, जैसे रंग पर बात चल रही थी, रंग पर बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रंग टॉपिक बड़ा अच्छा लगा आपका। शाहिद जी जी साहब ने भी लिखा उस पर, आपने भी लिखा। और रंग के जो मायने हैं वो बार बार बदल जाते हैं। जी, हर बार बिल्कुल। हाँ। तो जैसे कई रंग, एक रंग में जैसे कई रंग कभी कभी घुल जाते हैं, और उनको जैसे आपने अभी बताया कि हिजाब जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, एक तो खुदा के लिए आपने कर दिया, हम्म, और एक माशूका बोलना चाहिए, या फिर जो भी बोले हैं प्रेमिका। तो प्रेमिका बोलना चाहिए। तो इसमें सभी लोगों के नजरिए की बात है कि कोई इसको किस तरीके से ले और कोई किस तरीके से ले। तो मैं इसमें एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कई बार जैसे मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, तो उसमें जब मैं सुनाने बैठता हूँ तो लोग पूछते हैं कि आप इसका मतलब बताइए। तो इसमें क्या एक गजलकार को, एक साहित्यकार को अपनी बात का मतलब बताना चाहिए अपनी ऑडियंस को, या फिर ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हाँ जी आप इसका क्या मतलब है? बड़ी
एक ऐसा सवाल है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो क्रिएशन रहती है, किसी भी शायर की कोई गजल रहती है या शेर रहता है, ये यूनिवर्सल रहता है, यूनिवर्सल। जी शायर लिख देता है, उसके मन में कुछ ख्याल होते हैं, लेकिन हम उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे अप्लीकेबल नहीं कर सकते। उसको सुनने समझने वाला अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपने हालात, अपने पस मंजर के हिसाब से अपने ऊपर लेते रहता है। तो जी हम जो सोच के लिखते हैं, वो एक सोच अपनी जगह रहती है महदूद, लेकिन वही सोच सब पे अप्लीकेबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। उस वो अलग व्यक्ति उसको अलग ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरा एक शेर है, मैंने जो सोचा था और सामने से किसी ने मुझे जो एक्सप्लेन किया, तो वो दो अलग अलग चीजें बन गई थी, जो मैंने जी सोच के लिखा था। तो मैं इस बात से यानी इत्तेफाक नहीं रखता कि हम किसी भी चीज को जब पेश करें तो हम उसको अपना ही एंगल समझाए, हम उसको ऑडियंस के ऊपर छोड़ दे कि वो उसको क्या लेती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा शेर ये था कि तेरा कहना ये मुझसे कि कुछ नहीं था, तेरा कहना ये मुझसे कि कुछ नहीं था, फिर उसके बाद सचमुच कुछ नहीं था, फिर क्या बात उसके है। बाद सचमुच कुछ नहीं था। अब देखिए कि मेरा क्या एंगल था कि हम दोनों में कभी इश्क था, आपने एक बार आके कह दिया कि नहीं, कुछ नहीं था हमारे बीच में। आपकी जो भी मजबूरी रही, ब्रेकअप हो गया, आपने कहा तेरा कहना ये मुझसे कि कुछ नहीं था, हमारे बीच कुछ नहीं था, जो भी था वो कुछ नहीं था, उसने एक कुछ नहीं शब्द था। में कह दिया। दूसरी पंक्ति में मैं कह रहा हूं, फिर उसके बाद सचमुच कुछ नहीं था। तो जब उसने कहा कि नहीं हमारे बीच कुछ नहीं था, तो मेरे लिए उसके बाद सचमुच कुछ नहीं था, पूरी कुछ दुनिया नहीं था। खत्म हो गई थी वहां पे, द जी एंड हो गया वहां पे। मेरे पास सब कुछ, सचमुच में कुछ भी नहीं था। लेकिन किसी सामने वाले ने इसका ये अर्थ निकाल लिया कि तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि कुछ नहीं था, क्या सचमुच में कुछ नहीं था, क्या बिल्कुल सचमुच में बिल्कुल कुछ नहीं था। तो बिल्कुल। ये जी भी जी एक जी। एंगल हो सकता है। तो हम इसको किसी एक जाविये के ऊपर नहीं वो कर सकते हैं, बांध सकते हैं कि इसका यही मतलब निकाला जाए। वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और इस बात पे मैं बहुत ज्यादा जोर दूंगा। नई जनरेशन के, एक बीच में एक सवाल आया था कि नए शायरों के लिए आप क्या संदेश दोगे, एक सवाल जी किसी ने किया था, स्क्रीन पे दिखा था। आई थिंक सूबे सिंह सुजान साहब का एक सवाल था जो कि जी नए गजलकार कैसे गजल करें। हाँ, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चाहे वो हिंदी साहित्य हो या उर्दू साहित्य हो, आपकी स्टडी बहुत जरूरी है। मैंने अमीर हजरत बाबा गंज शकर से लेके अमीर खुसरू से लेके कुली कुतुब शाह से लेके आज के दौर के शायर तक पढ़ा है, शायरी की बारीकियों को जाना है। हिंदी अदब में आप दिनकर और भी जो बहुत सारे शायर हैं, उन सारे शायरों को पढ़िए, उसके बाद कलम उठाइए, तो फिर आपकी जो बुनियाद रहेंगी वो मजबूत होंगी, पुख्ता होगी। अदरवाइज बहुत सारे शायर ऐसे आ रहे हैं, बहुत हल्ला मचा रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी बुनियाद नहीं है, उनको लिटरेचर का इल्म नहीं है। उर्दू अदब की बुनियाद कैसे पढ़ी, हिंदी अदब की बुनियाद कैसे पढ़ी, कौन थे, कैसे लिखा गया, क्या हुआ, ये सब जानना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारी बुनियाद मजबूत होगी और हमें बहुत सारे अल्फाजों का जखीरा मिलेगा, बहुत सारे ख्यालात मिलेंगे, बहुत सारी सोच मिलेगी। तो स्टडी बहुत जरूरी है, मैं कहूंगा नए शायरों को स्टडी बहुत जरूरी है। वरना आजकल हमारे बुजुर्गों को लोग भूल गए हैं, उनके कामों को भूल गए हैं और शायरी कर रहे हैं और अपने आप को मीर और गालिब से बड़ा समझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा मसला है। लगभग हमने सभी सवालों के जवाब लेने की कोशिश की है समीर साहब से, और मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल अभी छूटा है। अब बहुत ही शानदार शाम रही ये डॉक्टर जी समीर साहब आपके साथ, और समय मुझे लगता है हमने ओवर ही कर लिया थोड़ा सा। और मैं चाहता हूं कि आप चलते जाते जाते कुछ एक दो पंक्तियां या एक दो कोई शेर कोई सुनाएं। और आ, आपको बहुत बहुत मैं इस पेज की तरफ से, सारे दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे इस छोटे से मंच पर आए और आपने इतना समय दिया और बड़ी अच्छी अच्छी गजलें सुनाई, बड़ी यादों के झरोके से कुछ ऐसे किस्सों को सुनाया। और सभी को मुझे लगता है कि सभी ने इसका पूरा पूरा मजा लिया होगा। समीर साहब। जी नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और मैं बहुत छोटा हूँ, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग मुझे सुन रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ।
और मैं गजलों के साथ दोहे भी लिखता हूँ। मुझे मेरे 3 दोहे याद आ रहे हैं, मैं वो सुना देता हूँ। तो फिर उसके बाद हम इजाजत ले लेंगे कि मौसम बदला, मंजर बदला, जी। मौसम बदला, मंजर बदला, बदली छांव धूप। मौसम बदला, मंजर बदला, बदली छांव धूप। तू ना बदली, मैं ना बदला, दुनिया बदले रूप। क्या बात है। तू ना बदली, मैं ना बदला, दुनिया बदले रूप। और दर दर भटके फिरे आवारा, मंजिल है ना ठोर। दर दर भटके फिरे आवारा, मंजिल है ना ठोर, मंजिल है ना ठोर। कौन चलाए पागल मनवा, किसके हाथों डोर। क्या कौन बात है। चलाए पागल मनवा, किसके हाथों डोर, किसके हाथों डोर। और तुझ में मैं हूं, मुझ में तू है, दोनों में एक रंग। तुझ में मैं हूँ, रंग। मुझ में तू है, दोनों में एक रंग। जब जब देखूं मैं आईना, तू भी मेरे संग। जब क्या जब बात है। देखूं मैं आईना, तू भी मेरे संग। बहुत तो सुंदर, ये बहुत मेरी सुंदर। छोटी सी कोशिश है, आप तमाम लोगों के तक पहुंची है आपके चैनल के थ्रू। मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत 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 ही खूबसूरत आपने गजलें, दोहे और ये सब सुनाए। मैं तो कहता हूँ कि हम अभी तक सुन रहे थे डॉक्टर समीर साहब को, और आखिर में दोहों के साथ हमने सुनाया डॉक्टर समीर कबीर में से कबीर जी को। तो इस तरीके से अगर इसको लें, क्या बात और और मुझे लगता है कि हमने समय तो जितना हमें दिया गया था उससे हमने ज्यादा ले लिया है, और मुझे लगता है कि अब हमें इजाजत लेने का वक्त आ गया है। बड़ी ही खूबसूरत शाम डॉक्टर समीर कबीर के साथ, और मुझे लगता है कि अब हमें सबसे विदा लेने का समय आ गया है। तो इसी के साथ समीर हाँ, साहब इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया आदाब, आपका, दुआएं बहुत बहुत अभी शुक्रिया। आपके भी अपना, शुक्रिया। आप सभी अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मेरी ऐसी हाँ सबसे हाँ, उम्मीद और है। घर पे रहे और सेफ रहे। सेफ रहें, घर पे रहें, सेफ रहें। अब सेफ मुझे तो जाना पड़ता है, सेफ। तो घर पे नहीं रह सकता। नहीं, आप तो, वही आपसे तो हम लोग सेफ है आपकी वजह से। चलिए ठीक है, चलिए, इजाजत आ लेते हैं रहे सर, इजाजत लेते हैं हैं। जी बड़ा जी, अच्छा लगा। इजाजत जी और जी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।